सो ऐसे 230 दैट इज चैप्टर नंबर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. सो ये पहले पुराने पोर्शन में इट वाज पार्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस सेल, ऑडिट एविडेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन. अब इसको अलग से पूरे चैप्टर की इज्जत दे दी गई है. नाउ वी आर नॉट रियली श्योर कि एग्जाम में ये कितने मार्क्स के लिए आएगा, नहीं आएगा. आया तो भी मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन से ज्यादा इस चैप्टर में से आना नहीं चाहिए. तो इसके ऊपर जब एफर्ट्स डालोगे तुम्हारा 2 घंटे के अंदर ये टॉपिक क्या हो जाना चाहिए, प्रिपेयर. सो अभी तुम क्लास में जब हम यहाँ पे कर रहे हैं, मेक श्योर तुम थोड़ा सा अटेंटिवली कर रहे हो, बिकॉज इजी है बट लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा हम टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते नहीं है. नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. दिस इज व्हाट एसे 230. क्या दिस इज व्हाट एसे 200? तो ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड है. व्हाट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड द कंक्लूजन रीच. तो मैंने जो भी प्रोसीजर्स परफॉर्म किए उसके ऊपर मेरे को जो भी ऑडिट एविडेंस मिला है, और तीसरा जो भी मेरे कंक्लूजन्स है, ये तीनों को मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट करूंगा. वापस एक बार, कौन सी 3 चीज बोली? अब प्रोसीजर्स मतलब क्या होता है, अपन ने पढ़ा था 500 के अंदर अलग अलग हमारे पास ऑडिट प्रोसीजर्स थे. तो जो भी प्रोसीजर्स हमने परफॉर्म किए उसके ऊपर मेरे को जो भी ऑडिट एविडेंस मतलब मेरे को सबूत मिला है, और उसके ऊपर मैंने जो भी कंक्लूजन्स बनाए उसे हम क्या कह देंगे, डॉक्यूमेंटेशन. सारी चीजों को हम रिकॉर्ड कर लेंगे तो इसे हम कहते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. क्या कहते हैं हम इसे? एग्जाम्पल्स बताते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के. और वहां पे व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ऑडिट प्रोग्राम है हम सीखेंगे चैप्टर 2 में, पर लेकिन सबको एक बेसिक आइडिया रहेगा ऑडिट प्रोग्राम कि भाई कौन क्या करने वाला है, कैसे ऑडिट करने वाला है, क्या मेथड लगाने वाला है, क्या सैम्पलिंग मेथड होंगे, क्या सैंपल साइज होगा, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम. एंगेजमेंट लेटर इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंटेशन. याद करो ऐसे 210 के अंदर अपन ने पढ़ा था, याद आ रहा है ऐसा कुछ? इंक्वायरी आई थी, प्रपोजल, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो अपन ने कहा में पढ़ा 505. तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी क्या है हमारे लिए, एविडेंस. कॉपीज ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मतलब ऐसे 580, ठीक है, वो भी क्या है हमारे लिए, डॉक्यूमेंटेशन. जो एविडेंस मिला डॉक्यूमेंट करो. चेक लिस्ट मतलब एक टू डू लिस्ट होता है कि क्या चेक करना है, कब तक चेक करना है, तो उसको टू डू लिस्ट को भी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन. सिग्निफिकेंट मैटर्स कम्युनिकेटेड टू क्लाइंट, ये ना हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 में. ऐसे 260 आता है एंड ऐसे 265 आता है. तो जो भी मेरे सिग्निफिकेंट मैटर्स है जो मैंने कम्युनिकेट किया, डॉक्यूमेंट करके रखूंगा. देखो भाई मैंने ऑलरेडी कम्युनिकेट किया हुआ है. कॉपीज ऑफ करस्पॉन्डेंस विद एक्सपर्ट्स एंड अनदर ऑडिटर, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे 600 में मैं किसी और ऑडिटर का काम यूज कर रहा हूँ, ऐसे 620 में मैं अगर एक एक्सपर्ट का काम यूज कर रहा हूँ, ये सारी चीजें वहां पे मतलब उसको भी मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट करके रखूंगा. एनालिसिस ऑफ रेशियोज एंड ट्रेंड, ऐसे 520 में याद करो एनालिटिकल में रेशियो एनालिसिस था, तो जो भी रेशियोज है उसको भी हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट. कोई बोला 580 नहीं हुआ, हाँ हमारा बाकी है ना चैप्टर 8 वी आर स्टिल टू डू. तो 580 कहाँ पे आएगा, चैप्टर नंबर 8 में. सो यहाँ पे ये हमारे एग्जाम्पल्स है. अब एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कुछ वो लोग ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई यहाँ पे पब्लिक बौखला चुका है, बोल रहा है ये चैप्टर ये ऐसे 240 है, कौन सा स्टैंडर्ड है ये, 230. 240 इज फ्रॉड है, ठीक है. यहाँ पे कौन सा है, 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है. सो यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स, व्हाई आर द एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट? क्या हुआ, Why are the examples important? Because वो लोग ने सिर्फ इसके ऊपर अलग से सवाल पूछा है. Write the meaning along with 6 example. क्या along with how many example? तो ये एग्जाम्पल भी हमें याद रखने पड़ेंगे. तो पहले मीनिंग क्या था, ऑडिट, it is a record of audit procedures, evidence obtained and the conclusion that the auditor has reached. Examples क्या क्या आ जाएंगे, engagement letter, external confirmation, copies of return representation by management and those shared with governance, audit checklist, significant matters communicated to the client, copies of correspondences with the expert and another auditor, and analysis of what, significant ratios and trends. क्या यहाँ तक समझा पब्लिक को, ठीक है. अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, तो ऑडिटर को क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड ऑफ द बेसिस ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो उसे क्या चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए. किसका रिकॉर्ड चाहिए, बेसिस ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब कौन से आधार पे मैंने ये रिपोर्ट दिया है. अगर मैं बोल रहा हूँ एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर,
तो ऑन व्हाट बेसिस एम आई सेइंग एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर? इफ आई एम सेइंग क्वालिफाइड ओपिनियन, तो ऑन व्हाट बेसिस आई एम सेइंग? इफ आई से एडवर्स ओपिनियन, तो ऑन व्हाट बेसिस आई एम सेइंग? तो मेरे को क्या करना है, जो भी एविडेंस मिला उसको रिकॉर्ड करना है, सो दैट आई कैन प्रूव द बेसिस दैट ऑन व्हाट बेसिस हैव आई फॉर्म द ओपिनियन. Second, evidence that the audit was planned and performed in accordance with the SS. तो हम लोग ने ये SS के हिसाब से काम किया है, उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा. तो इसके लिए भी, ये प्रूव करने के लिए जो भी चीज चाहिए उसको मैं क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट. तो मैं क्यों डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ? जस्ट सो दैट मेरे पास एक बेसिस रहे. दो रीजन है, एक मेरे पास क्या रहे बेसिस कि ऑन व्हाट बेसिस एम आई गिविंग दिस रिपोर्ट. दूसरा, कल जाके कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए तो मैं प्रूव कर सकूं कि मैंने अपना काम पूरी शिद्दत से किया है, मतलब स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के हिसाब से किया है. दिस इज द ऑब्जेक्टिव. क्लियर? वापस एक बार डेफिनेशन क्या था? obtain and the conclusion reached. अच्छा, एग्जाम्पल क्या था? engagement letter, external confirmation, copies of by the management and those shared with governance, audit checklist, significant matters communicated to the client, copies of with experts and another auditor, analysis of significant ratios and trends. ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे को क्या चाहिए, एविडेंस, कि मैं बता सकूं कि कौन से बेसिस के ऊपर हमने ये रिपोर्ट दिया, और एविडेंस दैट द ऑडिट वाज परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द एसएस. नेक्स्ट, मेरा नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, वही ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है. तो एविडेंस ऑफ द ऑडिटर्स बेसिस फॉर अ कंक्लूजन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द, तो मेरे को एक एविडेंस चाहिए, मतलब व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट. दो तरीके के डॉक्यूमेंट होने चाहिए. एक जो मेरे को एविडेंस दे कि भाई मैंने कौन से बेसिस के ऊपर मैंने कंक्लूजन बनाया, और दूसरा मेरे को एविडेंस दे कि मैंने अपना ऑडिट किसके हिसाब से किया है, एसएस के हिसाब से, और लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. तो डॉक्यूमेंट दो तरीके के होंगे. एक तरीके के डॉक्यूमेंट मेरे को किसके लिए हेल्प करेंगे, मेरा बेसिस प्रूव करने के लिए. दूसरे तरीके के डॉक्यूमेंट मेरे को किसके लिए हेल्प करेंगे, ये प्रूव करने के लिए कि एसएस और लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. तो अगर तुम देखोगे तो नेचर एंड ऑब्जेक्टिव का आंसर इज वेरी सिमिलर. समझा क्या सबको? क्लियर एवरीवन? तो तीन क्वेश्चंस अब तक अपन ने पढ़े. पहले क्या पढ़ा, डेफिनेशन, और डेफिनेशन में अपन ने साथ में क्या पढ़ा, एग्जाम्पल. फिर क्या पढ़ा मैंने, ऑब्जेक्टिव, और फिर क्या पढ़ा अपन ने, नेचर. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? हम ये डॉक्यूमेंटेशन क्यों कर रहे हैं? तो हम क्या बोलेंगे, फैड पाई. क्या बोलेंगे अपन? सबसे पहले तो यहाँ पे ये फ्यूचर के लिए काम लगेगा. किसके लिए काम लगेगा? अरे कल जाके कोई हमारे ऊपर इल्जाम डालता है कि भाई तूने रिपोर्ट सही से नहीं दिया, मैं बोलूंगा ले मेरे पास बेसिस है, ऑन व्हाट बेसिस आई मेड दिस रिपोर्ट. कोई बोल रहा है तूने पूरी शिद्दत से काम नहीं किया, मतलब वो ले मेरे पास भाई सबूत है कि मैंने शिद्दत से काम किया. तो ये फ्यूचर के लिए काम लगेगा. तो यहाँ पे अगर मैं अगले साल ऑडिट करने जाऊंगा, क्या करूंगा मैं हमेशा क्या करूंगा, पहले वाले साल की चीजें देखूंगा. क्या मैं अगले साल क्या करूंगा कि पहले वाले साल क्या हुआ था उसके बेसिस के ऊपर, मतलब फॉर एग्जाम्पल जब तुम प्रिपेयर करते हो तुम पहले वाले साल के पेपर्स भी देखते हो कि क्या आया था. वैसे हम भी पहले वाले साल का ऑडिट प्रोग्राम निकाल के देख रहे हैं कि पहले वाले साल क्या हुआ था, उसके बेसिस के ऊपर हम ये साल का ऑडिट प्लान करेंगे. तो रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट. समझो मैंने वहां पे ऑडिट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल वहां पे योहन, जनेश, और फॉर एग्जाम्पल लेटर से वहां पे आहना को, तीनों को भेजा हुआ था. तीनों को बोला भाई तुम क्या करके आओ, ऑडिट करके आओ. आगे जाके पता चला कि भाई तीनों में से परचेज किसी ने चेक ही नहीं किया. तो मैं तीनों को केबिन में बुलाया, बताओ परचेज की जिम्मेदारी किसकी थी, कौन परचेज चेक करने वाला था. तीनों में से कोई आगे आ रहा था क्या? नहीं. योहन और जनीश पीछे चले गए. तो भाई बेचारी आहना सोचने लगी कि ऐसे सिचुएशन में मैं पता नहीं कैसे आगे जाती हूँ. कोई मान ही नहीं रहा है कि भाई काम किसने किया था. अब यहाँ पे इन दिस केस अगर डॉक्यूमेंटेशन होगा, we know who is accountable. समझो पता था कि योहन was accountable for purchase, तो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा था, तो we know कि भाई परचेज के लिए कौन जिम्मेदार है, योहन. तो हमें पता रहेगा who is accountable. It will assist my team to plan and perform the audit. अगर पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है, वो लोग को मेरे को रोज रोज फोन करने की जरूरत नहीं है. प्रोग्राम में लिखा हुआ है परचेज कौन करेगा, सेल्स कौन चेक करेगा, एडवर्टाइजमेंट कौन चेक करेगा, कौन सी मेथड से चेक करेगा. सो इट विल असिस्ट द टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट. काफी बार तो हम लोग ने 220 में पढ़ा था, याद करो हमारे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होते हैं. याद है एक मॉनिटर था, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, एक इंटरनल बंदा था, वो आके चेक कर रहा था कि हम लोग ने हमारा काम पूरी शिद्दत से किया है कि नहीं. तो लेकिन वो रिव्यू करते वक्त चेक क्या करेगा, डॉक्यूमेंट. तो अनेबलिंग कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज एंड इंस्पेक्शन.
वापस एक बार, रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ व्हाट कंटिन्यू इन सिग्निफिकेंस टू व्हाट फ्यूचर ऑडिट, अनेबलिंग एन एंगेजमेंट टीम टू बी, assisting the engagement team to, enabling the conduct of the quality control reviews and inspection, enabling the conduct of what external inspection in accordance with the applicable legal requirement. वापस एक बार, enabling the conduct of in accordance with the, तो वहां पे लेट अस से कभी बार बाहर का एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होता है। देखो ये जो इंस्पेक्शन था ये इंटरनल इंस्पेक्शन था। याद करो मॉनिटर तो अंदर का बंदा था ना, पर हमारे पास देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पीयर रिव्यू, जो तुम्हारे सीजन 2 में तुम पढ़ोगे। बाहर वाला बंदा आके चेक करके जा रहा है कि तुम बराबर से काम कर रहे हो कि नहीं, वो भी क्या चेक करेगा, डॉक्यूमेंटेशन। तो वहां पे व्हाट इज द पर्पस, सब रिपीट करोगे। व्हाट पर्पस क्या है, फेड पाई, एफ से क्या बोला अपन ने, ए से, फिर पी से, आई से क्या आ जाएगा, enabling the conduct of quality control reviews and inspection, E से enabling the conduct of external inspection in accordance with the applicable. Has everyone understood? ये हमारा क्या हो गया, फैड पाई। क्या हो गया हमारा ये, अच्छा एक पॉइंट ही मिस हो गया, लिखो वहां पे से डी से, सॉरी ठीक है। तो मेरे को डायरेक्ट एंड सुपरवाइज करने में भी क्या काम लगेगा, मेरा डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। सो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा वहां पे, मीनिंग क्या था, मीनिंग सब रिपीट करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स क्या थे, and another auditor and analysis of, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव, क्या है कि मेरे को क्या मिलेगा, क्या बेसिस फॉर द रिपोर्ट, और दूसरा एविडेंस दैट द ऑडिट वाज परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द एसए। हमारे एविडेंस नेचर दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स होंगे, एक ये प्रूव करने के लिए कि हमारे कंक्लूजन सही है, और एक ये प्रूव करने के लिए हमने किसका सर्व किया है, एसेज और लीगल रिक्वायरमेंट। पर्पस क्या है, फैड पाई। एफ से किसके लिए काम लगेगा, ए से किसके लिए क्या, डी से डायरेक्ट एंड सुपरवाइज, पी से हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लान एंड परफॉर्म, आई से एनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन, ई से एनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ द, ठीक है। अब नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्या व्हाट शुड बी द, अच्छा ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, आई नीड, वापिस एक बार क्या बोलेंगे अपन, आई नीड। सबसे पहले हाउ द auditor address the inconsistency to resolve the doubts as identified during the course of audit. So यहाँ पे अगर inconsistency है, क्या है अगर, तो इस inconsistency को हमने कैसे resolve किया, मतलब फॉर एग्जाम्पल समझो हमें बोला गया था कि क्लासरूम में 6 एसी लगे हुए हैं, जब हमने फिजिकल वेरीफाई किया तो हमें कितने एसी मिले, 4। ये इनकंसिस्टेंसी है। तो ये इनकंसिस्टेंसी को हमने कैसे रिजॉल्व किया उसको मेरे को डॉक्यूमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट इनकंसिस्टेंसी कर रहा हूँ कि इनकंसिस्टेंसी को कैसे रिजॉल्व किया वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंसी रिजॉल्व हो गई है, उसको कैसे मैंने रिजॉल्व किया वो डॉक्यूमेंट करके रख रहा हूँ। फिर बाद में मेरी जो भी एनटी होगी, व्हाट इज एनटी, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू कंप्लाई विद द एसेस एंड द एप्लीकेबल एंड लीगल रिक्वायरमेंट। तो मेरी जो भी एनटी है मैं डॉक्यूमेंट करूंगा, पर एनटी को डॉक्यूमेंट करने के लिए मैं 3 चीजों को डॉक्यूमेंट करूंगा। क्या क्या 3 चीज डॉक्यूमेंट करूंगा, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर टेस्टेड। क्या बोला, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कौन से टाइप के ट्रांजैक्शंस हम लोग ने चेक किए हैं, क्या कौन से, तो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स और द मैटर्स टेस्टेड, किसने परफॉर्म किया, कब परफॉर्म किया, मतलब ये जो काम था किसने परफॉर्म किया, कब परफॉर्म किया, फिर किसने परफॉर्म किया, कब
किसने रिव्यू किया, कब रिव्यू किया, कितना रिव्यू किया। तो पहले तो मैं आइडेंटिफाई क्या कर रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर टेस्टेड, मतलब किस टाइप के ट्रांजैक्शन चेक किया। फॉर एग्जांपल लेट अस से हम लोग ने 2 लाख के ऊपर के सारे ट्रांजैक्शंस को चेक किया, वो मैंने डॉक्यूमेंट कर लिया। किसने परफॉर्म किया, मतलब हमारी टीम में से किसने ट्रांजैक्शंस को चेक किया था, कब किया था, हमारी टीम में से किसने से रिव्यू किया था, कब रिव्यू किया था और किस एक्सटेंट तक रिव्यू किया था, वहां पे डाल दिया। तो अपन ने सबसे पहले क्या बोला कि अगर इनकंसिस्टेंसी है तो उसको कैसे हम लोग ने रिजॉल्व किया। फिर एनटी टू कंप्लाई विद द एसएस एंड द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के लिए 3 चीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइटम्स और मैटर टेस्ट, किसने परफॉर्म किया, कब किया, किसने रिव्यू किया, कब रिव्यू किया, कितना रिव्यू किया। फिर उसके बाद जो भी डिस्कशंस हमारे हुए मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के साथ, तो उसमें मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट करूंगा, ठीक है, मैं वहां पे डिस्कस करूंगा द नेचर ऑफ द मैटर डिस्कस्ड, मतलब किस नेचर के मैंने मैटर्स डिस्कस किए, मतलब व्हाट आर द टाइप ऑफ द मैटर्स दैट वी हैव डिस्कस विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, कब हुए और किसके साथ हुए, बिकॉज़ मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी में भी थोड़ी एक बंदा होगा, मल्टीपल लोग होंगे, तो कब ये डिस्कशन हुए और किसके साथ हुए। तो यहाँ पे हम लोग ने बोला जो भी डिस्कशन हुआ है ऑफ मैटर्स विद द मैनेजमेंट, those shared with governance and others including the nature of discuss and when and with whom the discussions took place। क्या समझा पब्लिक को ये। फिर बाद में जो भी मेरे को रिजल्ट्स मिले ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म और जो भी एविडेंस मिला, तो प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पर रिजल्ट मिला अर्थात मेरे को क्या मिला, एविडेंस, उसको भी मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट। पूरे ऑडिट में कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स आए थे, वो सिग्निफिकेंट मैटर्स के ऊपर मैंने क्या कंक्लूजन्स बनाए और वो कंक्लूजन बनाने के लिए मेरे को क्या क्या जजमेंट लेने पड़े, उसको भी मैं डॉक्यूमेंट करूंगा। फॉर एग्जांपल लेट अस से एक सिग्निफिकेंट मैटर आया था कि गोइंग कंसर्न सही है कि नहीं पता नहीं है, तो इसके ऊपर हमने क्या कंक्लूजन बनाया, समझो हमने कंक्लूजन बनाया कि गोइंग कंसर्न चलने वाला नहीं है, इसके लिए हम लोग को क्या क्या जजमेंट लेने पड़े, उसको भी मैं क्या कर दूंगा, डॉक्यूमेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या होते हैं उसके ऊपर नीचे अलग से अपन डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पे मैं जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है उसको भी मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट करूंगा। सो वापस एक बार मैंने यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट किया, सबसे पहले अगर इनकंसिस्टेंसी थी तो इनकंसिस्टेंसी को कैसे रिजॉल्व किया। फिर मैंने क्या डॉक्यूमेंट किया, एनटी। एनटी में मैंने क्या डॉक्यूमेंट किया कि भाई कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के मैटर्स टेस्ट किए, किसने किए, कब किए, किसने रिव्यू किए, कब रिव्यू किए, कितने रिव्यू किए। फिर जो भी मेरे डिस्कशन हुए किसके साथ, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ, तो कौन से नेचर के मैटर डिस्कस हुए, कब हुए, किसके साथ हुए, क्या कौन से नेचर के मैटर्स हुए, कब हुए, किसके साथ हुए। रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म एंड द एविडेंस ऑब्टेन्ड, क्या बोले अपन, रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर मतलब किस तरीके के हमें रिजल्ट्स मिले और सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग इन द ऑडिट, उसके ऊपर हमारे क्या कंक्लूजन्स थे और सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स। क्या यहां तक सबको समझा। अब नीचे हमें समझाया गया व्हाट आर द सिग्निफिकेंट मैटर्स, क्या व्हाट आर द सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अ मैटर रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव मतलब अनबायस्ड एनालिसिस, क्या ऑब्जेक्टिव मतलब of the facts and the circumstances। तो what are the examples, सबसे पहले results of audit procedures that the financial statement could be materially misstated, be to revise the auditor's previous estimate of ROMMS। मतलब अब यहाँ पे मेरे को कोई प्रोसीजर की वजह से लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड हो सकता है। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो सकता है, या तो मेरे को लग रहा है कि मैंने पहले ROMMS बना लिया है पर अब मेरे को मेरे ROMMS को क्या करना पड़ेगा, चेंज। पहले मेरे हिसाब से ROMMS कम था, अब शायद ROMMS क्या हो गया, ज्यादा, वाइस वर्सा, पहले ROMMS ज्यादा था अब मैं बोल रहा हूँ ROMMS कम है, ये सिग्निफिकेंट मैटर है। क्या ये क्या है, या तो लेट अस से देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग द प्रोसीजर्स। लेट अस से स्टॉक इधर नहीं है, स्टॉक यूक्रेन में, मैं अपनी प्रोसीजर्स नॉर्मली लगा पा रहा नहीं हूँ, या मेरे को वहां पे अपना ओपिनियन क्या करना पड़ रहा है, मॉडिफाई, मतलब मेरे को बोलना पड़ रहा है एवरीथिंग इज नॉट ट्रू एंड फेयर। ऑब्वियसली मैटर क्या होगा, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट नहीं होता तो क्या ओपिनियन मॉडिफाई करता नहीं। या तो मेरे को वहां पे क्या देना पड़ रहा है, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैरा, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में SA 706 में।
An important factor in determining the form, content and extent of documentation is the extent of professional judgment exercise in performing the work and evaluating the results. तो यहाँ पे form content क्या होगा ये मेरे professional judgment के ऊपर डिपेंड करता है. क्या समझा पब्लिक को ये? सो यहाँ पे सिग्निफिकेंट मैटर्स कब होंगे? अगर मेरे को लग रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हो सकती है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट, या तो मेरे को अपना ROMMS क्या करना पड़ेगा, चेंज. मेरे को वहां पे बहुत डिफिकल्टी हो रही है इन अप्लाइंग व्हाट माय ऑडिट प्रोसीजर्स, या तो मेरे को अपना ओपिनियन क्या करना पड़ रहा है, मॉडिफाई. या अब ये कोई भी चीज सिग्निफिकेंट है कि नहीं है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मेरे जजमेंट के ऊपर. Some examples of circumstances in which it is appropriate to prepare documentation to the use of professional judgment. मतलब यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला था कि जहाँ जहाँ पे हम लोग ने जजमेंट लिया है वो सारी चीजों को भी हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट. तो कहाँ कहाँ पे हम जजमेंट लेते हैं? तो रैशनल है. रैशनल है मतलब क्या, लॉजिक. क्या रैशनल है मतलब क्या? For auditor's conclusion, when a requirement provides that auditors shall consider certain information or factors, that consideration is significant in the context of particular engagement. तो rational है मतलब logic के भाई यहाँ पे ये सही है कि नहीं. Second, basis of the auditor's conclusion on reasonableness of areas of subjective judgment. क्या बोला वापस एक बार? Basis of the on the reasonableness of areas of subjective judgment. Subjective मतलब जो differ करेगा from person to person. The basis of the conclusion about authenticity of a document मतलब ये document original है कि नहीं, इसके लिए भी मेरे को क्या लेना पड़ेगा, judgment. तो there are multiple factors जिसके ऊपर मेरे को क्या लेना पड़ सकता है, judgment. तो नोट 1 और नोट 2 के ऊपर ऐसे जब तक एग्जाम में कोई ज्यादा सवाल नहीं आए हुए हैं, बट लेकिन सिंस नए पोर्शन में इसको थोड़ा थोड़ा सा एलैबोरेट किया गया है तो वी नेवर नो. तो अब तक अपन ने 5 आंसर्स पढ़े. सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, क्या था मीनिंग? फिर उसके बाद एग्जांपल्स क्या है उसके, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, कॉपीज ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ऑडिट चेकलिस्ट, सिग्निफिकेंट मैटर्स कम्युनिकेटेड टू द क्लाइंट, कॉपीज ऑफ experts and another auditor, analysis of objectives of the auditor क्या है, sufficient and auditor's report, evidence that the audit was planned and performed in accordance with the an applicable legal and regulatory requirement. Next, nature of audit documentation, evidence of the about the achievement of the overall objective, evidence that the audit was planned and performed in accordance with the, मेरा पर्पस क्या है, फैड पाई. एफ से क्या आ जाएगा, ए से क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लान एंड परफॉर्म. आई से क्या आएगा, इंस्पेक्शन, और ई से एक्सटर्नल इंस्पेक्शन. फॉर्म एंड कंटेंट में हम क्या बोलेंगे, आई नीड DRS. इनकंसिस्टेंसी दी तो मैंने उसको कैसे रिजॉल्व किया. NTE के लिए कि इट इज एज पर द एसेज एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक, किसने परफॉर्म किया, कब परफॉर्म किया, किसने रिव्यू किया, कब रिव्यू किया, कितना रिव्यू किया. फिर जो भी मेरे डिस्कशन हुए किसके साथ, मैनेजमेंट एंड दोषाय विद गवर्नेंस के साथ. तो कौन से नेचर के डिस्कशन हुए, कब हुए, किसके साथ हुए. फिर रिजल्ट्स ऑफ द प्रोसीजर्स परफॉर्म, कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स थे उसके ऊपर मैंने क्या कंक्लूजन बनाए और क्या सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट है. कौन से जगह पे मेरे को क्या लेना पड़ेगा, जजमेंट. जहां पे फॉर एग्जांपल कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स हो सकते हैं, जहां पे फॉर एग्जांपल मेरे को लग रहा है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, या तो मेरे को क्या लग रहा है. फिर उसके बाद सर्कमस्टेंसेस दैट कॉट ऑडिटर डिफिकल्टी इन अप्लाइंग द प्रोसीजर, या तो मेरे को अपने को लग रहा है ओपिनियन क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई, या तो क्या देना पड़ेगा, एम्फेसिस. अब प्रोफेशनल जजमेंट के लिए वहां पे सबसे पहले रैशनल है फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन, व्हेन रिक्वायरमेंट प्रोवाइड्स ऑडिटर्स शुड कंसीडर सर्टेन फैक्टर्स एंड द कंसीडरेशन इज सिग्निफिकेंट. सेकंड, बेसिस ऑफ द ऑडिटर्स कंक्लूजन ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ द एरिया ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट. सब्जेक्टिव मतलब जो पर्सन टू पर्सन क्या करता है, डिफर. एंड लास्टली डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट है कि नहीं, उसके लिए भी मेरे को क्या लेना पड़ेगा, जजमेंट. अब व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्म एंड कंटेंट. दिस इज अ FAQ, वहां पे लिखो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. तो अब मेरा फॉर्म एंड कंटेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेहा एंड नीतू मिस के ऊपर डिपेंड करेगा. किसके ऊपर, नेहा एंड नीतू मिस.
सबसे पहले नेचर ऑफ द प्रोसीजर्स परफॉर्म। देखो मैंने जितनी ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म की है ना उतना ज्यादा मेरा क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन। मैंने जितनी कम प्रोसीजर्स परफॉर्म की है उतना कम मेरा क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन। वापिस एक बार, मैंने जितनी ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म की है उतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, मैंने जितनी कम प्रोसीजर्स परफॉर्म की है उतना कम मेरा क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन। फिर दूसरा एन से हम बोल रहे हैं नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ द एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड। मतलब एक्सेप्शन मतलब गलतियां, क्या एक्सेप्शन मतलब क्या, गलतियां। तो मेरे को जितनी गलतियां मिली है मैं उतना ज्यादा क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट। मेरे को जितनी कम गलतियां मिली है उतना कम मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट। वापिस एक बार, पहले एन से क्या बोला अपने को, फिर उसके बाद 9(2) से क्या बोला अपन है, एम से हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल। मतलब वहां पे मैंने कितने मेथड्स और टूल्स यूज किए, मैंने जितनी ज्यादा मेथड्स और टूल यूज किए रहेंगे उतना क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा। आई से हम लोग क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाइड, ROMMS। अगर मैंने ज्यादा, अगर समझो रिस्क लग रहा है तो मेरा डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा, अगर मेरे को कम रिस्क लग रहा है तो मेरा डॉक्यूमेंटेशन कम। एस से हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्प्लेक्सिटी जितना ज्यादा मेरा क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन। जितना साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी कम उतना कम मेरा क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द एविडेंस ऑब्टेन। तो मेरे को जो भी एविडेंस मिला, अगर मेरे को फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा क्या लगा, फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट, तो मेरा डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, ज्यादा। पर अगर मेरे को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं लगा तो मेरा डॉक्यूमेंटेशन क्या हो जाएगा, कम। तो हम क्या बोल रहे हैं, नेहा एंड नीतू मिस। सबसे पहले एन से क्या बोला अपन ने, फिर उसके बाद N2 से क्या बोल रहा है, नेचर एंड, फिर M से क्या बोल रहे हैं, ऑडिट। I से हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिर S से हम क्या बोल रहे हैं, और दूसरा S से हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिग्नि। वापिस एक बार, पहले N से क्या बोला, नेचर ऑफ द, फिर उसके बाद N2 से क्या बोला अपन ने, फिर M से क्या बोल रहे हैं, ऑडिट। I से हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिर S से क्या बोल रहे हैं, और S से क्या बोल रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द एविडेंस ऑब्टेन। सो वापस एक बार हम लोग ने क्या बोला, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्म एंड कंटेंट। तो हम बोलेंगे नेहा एंड नीतू मिस। N से हम क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ द, फिर N2 से क्या बोल रहे हैं, नेचर एंड द, फिर M से क्या बोल रहे हैं, ऑडिट। फिर I से क्या बोल रहे हैं अपन, आईडी। S से क्या बोल रहे हैं, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, और S से क्या बोल रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द एविडेंस ऑब्टेन। क्लियर एवरीवन, ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म एंड कंटेंट। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट फाइल। क्या व्हाट डू यू मीन बाय, तो व्हाट इज ऑडिट फाइल, वन और मोर फोल्डर्स और अदर स्टोरेज मीडिया। क्यों ऐसा बोला अदर स्टोरेज मीडिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, इन फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक, containing the record that comprises the audit documentation for a specific engagement। इसे हम क्या कहते हैं, ऑडिट फाइल। क्या इसे हम क्या कहते हैं, वापिस एक बार क्या बोला अपन ने, और अदर स्टोरेज मीडिया इन विच फॉर्म, फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक, containing the record that comprises the audit documentation for a specific, इसे हम क्या कहते हैं, ऑडिट फाइल। अब वर्किंग पेपर फाइल को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक होता है परमानेंट फाइल, एक क्या होता है, करंट फाइल। अब वो लोग ने नई टेक्स्ट बुक्स और सारी चीज के अंदर ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है ज्यादा। अब परमानेंट फाइल क्या होता है, वो फाइल जो मेरे को सिर्फ ये साल नहीं अगले साल भी काम लगेगी। करंट फाइल वो होती है जो मेरे को सिर्फ कब काम लगेगी, ये साल के लिए। तो अब थोड़े ऐसे मैटर्स है जो मेरे को एविडेंस मिले हैं, ये एविडेंस मेरे को सिर्फ ये साल काम नहीं लगेंगे, अगले साल भी काम लगेंगे। क्या मैं क्लाइंट को बार बार जाके सेम चीज मांगते रहूंगा, नहीं, उसको मैं परमानेंट फाइल में डाल के रख दूंगा। तो परमानेंट फाइल में क्या क्या आता है, इट कंटेन्स मैटर्स व्हिच डोंट चेंज वेरी ऑफन, जैसे कि सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द अर्लियर ईयर। अगर मेरे को 2 साल पहले के कोई ऑब्जर्वेशन थे वो मेरे को सिर्फ ये साल नहीं आने वाले साल भी काम लगेंगे, मैं परमानेंट में डाल दूंगा। हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है, कोई हमारे अग्रीमेंट्स है, कोई हमारे मिनट्स है, ये मेरे को फॉर एग्जांपल रेंट अग्रीमेंट है, ये साल काम लगेगा क्या, आने वाले साल भी काम लगेगा। एनालिसिस ऑफ रेशियोज एंड ट्रेंड्स, तो मेरे को ये रेशियो सिर्फ ये साल नहीं आने वाले 2-3 साल तक काम लगेंगे। MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्या क्लाइंट को मैं बार बार जाके सेम चीज मांगूंगा क्या, नहीं। तो परमानेंट फाइल के अंदर क्या क्या जाएगा, पहले क्या बोला अपन ने, एस से चाय चाहिए इधर को, क्या बोला, एस से अपन ने सिग्निफिकेंट,
फिर एल से क्या वाला बने, फिर ए से एनालिसिस ऑफ, और एम से क्या वाला MON AOA। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, करंट फाइल में वो जाएगा जिससे मेरे को यही साल काम लगेगा। तो इट कंटेन्स मैटर्स रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ फॉर एग्जाम्पल लेटर ऑफ और कंफर्मेशन रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट। वापस एक बार क्या बोला, लेटर ऑफ, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट मैटर इन द, फिर एविडेंस ऑफ द, ठीक है। तो यही सारा काम लगेगा। एंड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, ये भी वापस कब काम लगेगा, यही साल। तो लीन में हम क्या बोलेंगे, पहले एल से लेटर ऑफ, फिर इंपॉर्टेंट मैटर्स इन द, फिर एविडेंस ऑफ द, फिर बाद में नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो वहां पे ये क्या हो गया, परमानेंट और क्या हो गया, करंट। अब क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों मेरे हिसाब से थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको MBA टाइप्स का तुम मार्क करके रख सकते हो। तो सर फॉर परमानेंट मीन्स रिलेवेंट टू द ऑडिट, कुड यू गिव एग्जांपल? समझो फॉर एग्जांपल हमने शेयर कैपिटल को क्या किया, बाईबैक किया हुआ है, या शेयर कैपिटल को इंक्रीज किया हुआ है, तो वो मीटिंग में हमने जो डिस्कस किया हुआ है तो क्या हो जाएगा, परमानेंट फाइल में चला जाएगा। ठीक है, चलो। अब ओनरशिप, ये ओनरशिप के बारे में कौन बात करता है, SQC1। क्या पब्लिक को याद है SQC1 अपन ऑडिट कहां पे थोड़ा बात कर चुके थे, चैप्टर 11 में। तो एज पर SQC1 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है, तो वो अपने डिस्क्रिप्शन पे किसी और को ये देना चाहे तो देगा, बाकी सबको ये देने वाला नहीं है। तो अगर उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर वो क्लाइंट को देना चाहे तो दे सकता है, क्लाइंट को देना चाहे तो दे सकता है, थर्ड पार्टी को तो कभी भी हम देने वाले नहीं है। तो क्लाइंट को देना क्या नहीं देना मेरे डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर समझो एक बैंक वाला बंदा बोल रहा है कि तेरा वर्किंग पेपर दे, क्या मैं दूंगा, क्या नहीं, वो तो थर्ड पार्टी हो गया। क्लाइंट को देना क्या नहीं देना मेरे डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। वापस एक बार, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है, ऑडिटर की। मेरे पास अगर थर्ड पार्टी बोलेगा कि भाई बैंक वाला बोल रहा है कि यार तेरे क्लाइंट को लोन देने का है, तेरा ऑडिट रिपोर्ट नहीं आया है, तेरे वर्किंग पेपर दे दो, इसके बेसिस के ऊपर मैं लोन देता हूं, मैं उसको देने वाला नहीं हूं। पर क्लाइंट खुद मांग रहा है, मैं उसको दूंगा कि नहीं दूंगा, जरूरी नहीं है, मेरी मर्जी, मैं चाहे तो दूं, मैं ना चाहे तो ना दूं। अगर मेरे को लग रहा है कि भाई इसके वजह से उसकी काम की वैलिडिटी अंडरमाइन होगी, क्या काम की वैलिडिटी क्या होगी, अंडरमाइन होगी, तो हम क्या करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरमाइन? लेट अस टेक एन एग्जांपल। समझो क्लाइंट आके बोला कि भाई देखो यहाँ पे ना BMC का एक ऑफिसर आया है, उसको रेंट का अग्रीमेंट चाहिए, हमारे जो मेल साहब है वो USA गए हुए हैं, तो हमारे पास रेंट का अग्रीमेंट नहीं है, और वहां के जो साहब है वो फोन उठा रहे नहीं है। आपके पास भी रेंट अग्रीमेंट का जेरॉक्स पड़ा हुआ है, आप प्लीज रेंट अग्रीमेंट का कॉपी दे दो। अब मेरे को लग रहा है ये डॉक्यूमेंट देने की वजह से मेरे काम के ऊपर क्या ही इम्पैक्ट आएगा, क्या कोई इम्पैक्ट आएगा क्या? मैं ये वर्किंग पेपर उसको दे सकता हूँ, क्या मैं ये वर्किंग पेपर उसको क्या कर सकता हूँ, दे सकता हूँ, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या समझा पब्लिक को ये? यस, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, वर्किंग पेपर दे सकता हूँ। बट क्लाइंट मेरे को क्या बोला कि भाई देख तेरा ऑडिट प्रोग्राम है, याद करो स्टार्टिंग में अपन ने एग्जाम्पल्स पढ़े थे, उसके अंदर याद है पहला वाला ये एग्जाम्पल क्या था, ऑडिट प्रोग्राम। तो तू क्या ऑडिट करने वाला है, कब करने वाला है, तो तू तेरा ऑडिट प्रोग्राम दे दे, तू बता दे कि अगले तू कौन सी ब्रांच पे जाएगा, उसके भाई तू कौन से अमाउंट के ऊपर के ट्रांजैक्शन चेक करेगा, तो वो सारे फाइल से रेडी रखेंगे, तेरा काम कम हो, टाइम वेस्ट कम होगा। मेरे को बताओ क्या ये ऑडिट प्रोग्राम मैं उसको दूंगा क्या? क्योंकि अगर ऑडिट प्रोग्राम दूंगा मेरे काम की वैलिडिटी कम हो जाएगी, प्रेडिक्टेबल हो गया, उसको एग्जैक्टली पता है मैं क्या ऑडिट करने वाला हूँ, ऑडिट का कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इन दिस केस मैं उसको ये देने वाला नहीं हूँ। सो यहाँ पे इन दिस केस मैं उसको मना कर दूंगा, मैं उसको ये पर्टिकुलर चीज देने वाला नहीं हूँ। तो अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे काम की वैलिडिटी अंडरमाइन होगी तो मैं नहीं दूंगा, पर मेरी काम की वैलिडिटी अंडरमाइन नहीं होने वाली है तो मैं दे दूंगा। तो पढ़ो वहां पे से ही मे एट हिज make portions of or extracts from the audit documentation available to the provided such disclosure does not or in case of assurance engagement independence of the auditor or his personal। क्या समझा पब्लिक को ये पक्का? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, MBA मार्क करके रख सकते हो। Has everyone understood this? Clear? Everyone sitting online? ठीक
ठीक है, तो काफी लोग को ये अंडरमाइन वाला टॉपिक नहीं पता होता है, आई होप सबको समझा। बाद में चाहिए तो घर पे जाके सिर्फ एक बार एग्जाम्पल लिख लेना। नेक्स्ट आता है असेंबली एंड रिटेंशन। वापस SQC 1 क्या कहता है कि हमें ऑडिट खत्म होने के, ऑडिट रिपोर्ट देने के 60 डेज के अंदर फाइल की क्या करनी चाहिए, असेंबली करनी चाहिए। क्या फाइल की क्या करनी चाहिए? व्हाट डू यू मीन बाय असेंबली? मतलब सारी चीज को इकट्ठा करके एक के अंदर डालना चाहिए। तो एज पर SQC 1, complete the assembly of the final file within how many days? After the date of the auditor's report. After the assembly of the final file has been completed, auditor shall not delete or discard documentation of any nature before the end of the retention period. Retention period is 7 years. मेरे को ये डॉक्यूमेंट को कितने टाइम तक संभाल के रखना पड़ता है? 7 साल। तो एक बार मैंने असेंबली कर दी ना, फिर 7 साल तक मैं उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट को डिलीट या डिस्कार्ड कर सकता नहीं हूं। पर एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस करने हैं तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस कर सकता हूं। हमें एग्जाम्पल दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस? डिलीटिंग या डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन। सुपरसीडेड मतलब ऊपर जो मेन डॉक्यूमेंट आ गया वो। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल समझो तुम लोग ने क्या किया, कोई इनवॉइस था, वो इनवॉइस का फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लाइंट ने क्रोमा से फिक्स्ड एसेट खरीदे। वो लोग ने क्या किया, क्रोमा के पास से जो फिक्स्ड एसेट खरीदे उसका बिल का सिर्फ फोटो क्लिक करके तुम्हें भेज दिया था। तो तुमने उसका फोटो निकाल के वहां पे फाइल में डाला था। आगे जाके क्लाइंट ने हमें क्या कह दिया, मेन इनवॉइस दे दिया। क्या दे दिया हमें? मेन इनवॉइस। तो अब मैं पुराना डॉक्यूमेंट को हटा के क्या डाल दूंगा, नया इनवॉइस। नए डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं सुपरसीडेड। सुपरसीडेड मतलब क्या? ओवररूल करेगा। क्या सुपरसीडेड मतलब क्या? ओवररूल करेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, हाँ समझो फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट है, किसका डिसीजन ओवररूल करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तुमने अपनी मम्मी को बोला, फॉर एग्जाम्पल पापा को बोला था कि भाई मैं लेक्चर के बाद बाहर के खा पी के आ जाऊंगा, पापा ने हाँ बोल दिया। बट फिर मम्मी का फोन आया कि भाई घर पे खाना ऑलरेडी बन चुका है, आज बाहर का खाना खा सकता नहीं है। किसका डिसीजन ओवररूल करेगा? मम्मी। तो ओवररूल मतलब सुपरसीड करना, मतलब भाई जो ओवररूल कर रहा है। तो अगर समझो एक पुराना इनवॉइस था, मतलब जिसमें से फोटो था, और मेन इनवॉइस आ चुका है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट हम रखेंगे? मेन। सॉर्टिंग, कोलेटिंग, क्रॉस रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर्स। मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हारे फोन में दुनिया भर के फोटोज हैं, पर तुम उसे सॉर्ट कर रहे हो, सारे फ्रेंड्स के फोटोज एक साथ कर रहे हो, सारे फैमिलीज के फोटोज एक साथ कर रहे हो, उसे कोलेट कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, क्रॉस रेफरेंसिंग कर रहे हो, फोल्डर्स के नाम दे रहे हो। तो तुम लोग ने कोई नया फोटो थोड़ी क्लिक किया, वो ही था, उसके अंदर अंदर क्या बनाया? सब फोल्डर्स। तो वहां पे डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग थे। मैंने सारे फिक्स्ड एसेट के फोल्डर्स एक साथ बना दिए, सारे एडवर्टाइजमेंट के एक साथ बना दिए, सारे लायबिलिटी के एक साथ बना दिए। ये करना अलाउड है, तुमने थोड़ी कोई नया डॉक्यूमेंट बनाया, कुछ डिलीट किया। साइनिंग ऑफ द कंप्लीशन चेकलिस्ट। तो साइनिंग ऑफ द मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंप्लीशन चेकलिस्ट बना के रखेंगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स आगे के नहीं। समझो वहां पे हमारे 100 ब्रांचेस है, ठीक है, GKSE के। अब हर एक अलग अलग ब्रांच का ऑडिट अलग अलग जगह पे हो रहा है, सारे डॉक्यूमेंट आए कि नहीं, इसका मैंने एक चेकलिस्ट बना के रखा है कि भाई मुंबई का आया, दिल्ली का आया, गुजरात का आया, चंडीगढ़ का आया। तो वहां पे चेकलिस्ट को टिक मार्क करना अलाउड है। यस, ये थोड़ी कोई नया डॉक्यूमेंट बनाया, ये तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, चेकलिस्ट बना रहा हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट असेंबली में आ गए कि नहीं आए। Documenting that the evidence that the auditor has obtained, discussed and agreed with the relevant members of the engagement team before the date of the auditor's report. समझो हमारे क्लाइंट का ये जो पता प्रॉपर्टी है क्लाइंट की थी, पर क्लाइंट ने ना ये पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है वो गिरवी रखी थी SBI के पास। अब ओरिजिनल अग्रीमेंट क्लाइंट के पास था कि SBI के पास था? SBI। अब मैं बोला भाई मेरे को भरोसा नहीं है, क्लाइंट बोला चल SBI बैंक में, मैं तेरे को बैंक के पास जाके बता देता हूँ, बैंक तेरे को बताएगा ओरिजिनल। बैंक तेरे को ओरिजिनल घर पे देने वाला नहीं है, पर लेकिन बैंक बता देगा कि ओरिजिनल पेपर पड़ा है। तो अब मैंने वो डॉक्यूमेंट देख लिया था, यस। अब लोन समाप्त हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो अग्रीमेंट का प्रॉपर्टी का पेपर था वो किसके पास आ गया? क्लाइंट के पास। अब उसको मैं अपने डॉक्यूमेंटेशन में डाल सकता हूँ, यस। तो ये एविडेंस मेरे को पहले ही मिल चुका था, मैंने और मेरी पूरी टीम ने इसके ऊपर देख लिया था, चर्चा कर ली थी, पर लेकिन तभी मैं उसको मेरे फाइल में नहीं डाल पाया क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो अब पढ़ो चारों 4 पॉइंट्स को वापस एक बार शांति से। डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग, सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन,
sorting, collating, cross-referencing the working papers, signing of the, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या वाला अपन है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या जाएगा, वापस लास्ट वाला पॉइंट बोलो, डॉक्यूमेंटिंग द, ठीक है, बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या समझा पब्लिक को ये? सो असेंबली में हम लोग ने वहां पे क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा कि एज पर SQC1 हमें असेंबल करना है कितने टाइम के अंदर, आफ्टर डेट ऑफ द, ये होने के बाद मैं कोई भी चीज को डिलीट या डिस्कार्ड कर सकता नहीं हूँ टिल द रिटेंशन पीरियड। रिटेंशन पीरियड कितना है? 7 साल। बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस चलेंगे, क्या क्या चेंजेस चलेंगे? फॉर एग्जाम्पल डिलीटिंग या डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन, या तो सॉर्टिंग, कोलेटिंग, क्रॉस रेफरेंसिंग चलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइनिंग ऑफ व्हाट, कंप्लीशन चेकलिस्ट एंड डॉक्यूमेंटिंग एविडेंस दैट द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड एंड डिस्कस अग्रीड विद द रेलेवेंट मेंबर्स बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या समझा ये सबको? लास्ट क्वेश्चन आता है कंप्लीशन मेमोरेंडम। व्हाट इज कंप्लीशन मेमोरेंडम? अब इतना सारा डॉक्यूमेंट है, तुम अज्यूम करो कि एक लिस्टेड कंपनी में, HDFC में, जहां पे 5,608 ब्रांच है, 17 लाख करोड़ का भाई वहां पे असेट साइज है, 31,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, कितना वॉल्यूम होगा? अब मेरे डॉक्यूमेंट भी कितने ज्यादा होंगे? अब इतने डॉक्यूमेंट में कभी रेफर कर पाऊंगा क्या? नहीं। तो मैं उसके लिए एक क्या बना दूंगा, समरी। क्या बना दूंगा मैं? तो द ऑडिटर में कंसिडर इट हेल्पफुल टू प्रिपेयर ए रिटेन एज अ पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अ समरी। तो वो लोग क्या बना देंगे, एक समरी। इट डिस्क्राइब्स, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या डालेंगे, सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स थे? सिग्निफिकेंट मैटर्स यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी ऊपर एक नोट में पढ़ा हुआ था। तो व्हाट आर सिग्निफिकेंट मैटर्स? तो यहाँ पे कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स थे और उसको हम लोग ने कैसे एड्रेस किया, यहाँ पे हम डाल देंगे। तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये समरी की वजह से हम क्या कर पाएंगे, इट विल फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। तो हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली सारी चीजों को देख पाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीशन मेमोरेंडम। क्या कहते हैं हम इसे? तो वापस एक बार, द ऑडिटर में कंसिडर इट हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन एज अ पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अ summary. It describes significant matters identified during the audit, how they were addressed. Such summary may facilitate effective and particularly for large and complex audit. Further, the preparation of such summary may assist auditors' consideration of. It may help the auditor to consider whether there is any individual relevant essay prevent the auditor from achieving the overall objective. In simple words, यहाँ पे अगर समझो हम ये सारी चीज डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो ध्यान रहेगा कि ऐसा तो नहीं है कि कोई ना कोई स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो कर पा रहे नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीशन मेमोरेंडम। इन सिंपल वर्ड्स दिस इज नथिंग बट अ समरी। तो इसके साथ हमारा डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, समाप्त।